हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर फर्स्ट का जो शेष पार्ट है उसका अध्ययन आरंभ करते हैं। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम बात कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र की। विद्युत क्षेत्र किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र इसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये निर्भर करेगा दोनों आवेशों की प्रकृति पर। अगर दोनों आवेश सजातीय हैं तो उनके मध्य प्रतिकर्षण होगा, और दोनों आवेश विजातीय हैं तो उनके मध्य आकर्षण होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश का प्रयोग करते हैं। एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश जिसको क्यू नॉट से दर्शाते हैं। ठीक है, इसका आवेश का परिमाण इतना कम होता है कि ये बाह्य विद्युत क्षेत्र को अप्रभावित रखता है। ठीक है, अब इस परीक्षण आवेश को किसी भी आवेश विन्यास के कारण उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र है उसमें किसी बिंदु पर अगर हम स्वतंत्र रूप से छोड़ दें तो इस पर लगने वाले बल के परिमाण और इस आवेश के परिमाण के अनुपात को हम उस बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित करते हैं। यानी कि ई वेक्टर ये बराबर होता है एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट के। चूंकि एकांक परीक्षण आवेश है, आप उसके अनुसार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कर रहे हैं। एकांक परीक्षण आवेश का जो परिमाण होता है वो काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो इस कारण ये विद्युत क्षेत्र में जब इस पर बल लगता है तो ये बल के अनुदिश गतिशील होता है। तो गतिशील अवस्था के लिए सूत्र को हम इस तरह से परिभाषित करते हैं, ई वेक्टर बराबर आ जाएगा लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट के। ठीक है, मात्रक की अगर हम बात करें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मात्रक की बात, तो विद्युत क्षेत्र दो राशियों पर निर्भर कर रहा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहला है आपका लगने वाला बल, दूसरा है आपका आवेश का परिमाण। बल का मात्रक आप जानते हैं न्यूटन होता है और आवेश कूलाम होता है, तो मात्रक हो जाता है इसका न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, एक दूसरा मात्रक भी होता है वोल्ट पर मीटर। इसका अध्ययन हमने दूसरे चैप्टर में किया था। विभव प्रवणता रूप के आधार पर हम इसको परिभाषित करते हैं। बात करें विमा की, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो विमा होती है वो होती है आपका m1L1T-3 A-1। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसी से रिलेटेड, किसी बिंदुवत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर आपको ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ठीक है, तो ये सिद्ध करने के लिए काफ़ी कम आया है, लेकिन आपका ऐसा सूत्र और ग्राफ अधिकतर पूछे गए हैं तो मैं सीधे सीधे इसको कर रहा हूँ। तो मान लीजिए ये एकांक परीक्षण ये एक आवेश विन्यास है जिसको हम प्लस क्यू से दर्शा रहे हैं। ठीक है, और ये एकांक परीक्षण आवेश है जिसको हम प्लस क्यू नॉट से दर्शा रहे हैं। तो मान लीजिए जो आपका आवेश है वो बिंदु O पर उपस्थित है और इसके कारण बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एकांक परीक्षण आवेश को उपस्थित कर देंगे। जैसे कि मैंने ये एकांक परीक्षण आवेश यहाँ पर उपस्थित कर दिया है। अब इसके कारण इस पर बल लगेगा और बल की दिशा में ही क्या लगता है ये हमेशा ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र की एक सदिश राशि है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, तो जिस दिशा में बल लगता है उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र लगता है, तो दोनों की दिशाएं समान होती हैं। अब इसके कारण हमें पहले बल ज्ञात करना होगा, क्योंकि परिभाषा से सूत्र क्या है, ई वेक्टर बराबर किसके होता है, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट के। तो पहले एफ वेक्टर निकालेंगे, तो कूलाम के नियम से एफ वेक्टर ये बराबर होता है 1/4πε0 Q1 यहाँ पे क्या आ जाएगा Q, और Q2 क्या आ जाएगा Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। और फिर हम ई वेक्टर का मान ज्ञात करेंगे, तो ई वेक्टर होता है एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो सूत्र आ जाता है वो आ जाता है ई वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, आर गैप न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये वायु या निर्वात के लिए है। इसके अगर माध्यम आप चेंज कर देते हैं, वायु या निर्वात के स्थान पर आप कोई परावैद्युत माध्यम लेते हैं तो एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर आ जाएगा। यानी कि सूत्र हो जाएगा ई वेक्टर बराबर 1/4πε0 आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, ग्राफ की बात करें तो ई व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, आर स्क्वायर के। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो ई और आर के मध्य ये इस तरह से ग्राफ आता है। यानी कि जैसे जैसे आर का मान बढ़ेगा ई का मान व्युत्क्रम वर्ग के नियम के अनुसार कम होगा। ठीक है, और अगर हम ई और 1/r² के मध्य ग्राफ लेते हैं तो ये कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जैसे अध्यारोपण का नियम आप सभी ने पढ़ा है, अगर परिवेश में अनेक बिंदुवत आवेश उपस्थित हैं और उनके कारण हमें किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उन सभी आवेशों के कारण उस बिंदु पर अलग अलग उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के तुल्य होती है। यानी कि ई वेक्टर ये बराबर होता है E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब मान लीजिए जिस बिंदु पर हम ज्ञात कर रहे हैं वहां पे हमने एक आंक परीक्षण आवेश लिया है और परिवेश में जो आवेश उपस्थित हैं वो Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन Qn है। तो इस तरह से अगर हम इनके मान रखते हैं तो E1 का मान आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R01 स्क्वायर R01 कैप। इसी तरह से आपका Q2 के कारण जो आपका E2 का मान आएगा, Q3 के कारण एंड सो ऑन Qn के कारण। और इसको व्यापक रूप से हम इस रूप में लिख सकते हैं, ई वेक्टर बराबर किसका जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा i बराबर 1 से लेके n तक QI/R0i स्क्वायर R0i कैप। क्लियर? ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं और इनके गुण। इसको विशेष रूप से ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम में ये पूछा भी जाता है, या तो आपका चित्र से आधारित प्रश्न आ जाते हैं या कम से कम कोई 2 गुण आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप चित्र के अनुसार याद रखेंगे तो लगभग आपके सभी गुण याद हो जाएंगे और आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती क्या है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि किसी भी आवेश विन्यास के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई आप अन्य आवेश या परीक्षण आवेश स्वतंत्र रूप से छोड़ दें तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। ठीक है, वो चारों ओर का क्षेत्र कहलाता है उस आवेश विन्यास का विद्युत क्षेत्र। अगर हम बात करें परीक्षण आवेश की, तो परीक्षण आवेश जैसे ही हम उसमें छोड़ेंगे क्योंकि उसका आवेश का परिमाण कम है तो उस पर लगने वाले विद्युत बल के कारण वो विद्युत बल की दिशा में क्या होगा, स्थानांतरित होगा। ठीक है, तो उसके द्वारा जो अनुरेखित पथ होगा वो अनुरेखित पथ ही कहलाता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो इनकी परिभाषा क्या हुई विद्युत क्षेत्र रेखा की? किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जो विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से छोड़े गए परीक्षण आवेश द्वारा तय किए गए पथ द्वारा अनुरेखित होता है विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाता है। अब बात करते हैं इनके गुणों की। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर हम परिभाषा के अनुसार लें, मान लीजिए हम पहले धनात्मक आवेश ले रहे हैं और फिर बाद में ऋणात्मक, क्योंकि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। और विद्युत क्षेत्र को हम किससे दर्शाएंगे? क्षेत्र रेखाओं द्वारा निरूपित करते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे क्षेत्र रेखाओं को काल्पनिक निष्कोण वक्र को बनाने की या अनुरेखित करने का प्रयास करें तो आप देखेंगे कि जब भी हम परीक्षण आवेश यहाँ पे इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र होगा किसी भी आवेश के, तो उसको जैसे ही आप स्वतंत्र रूप से छोड़ेंगे तो लगने वाले बल के अनुदिश वो गति करेगा। तो इस तरह से धनात्मक आवेश के लिए बल रेखाएं कैसे आएंगी? ये आएंगी इस आवेश के पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर। और ऋणात्मक आवेश के लिए कैसे आएंगी? पृष्ठ के अभिलंबवत अंदर की ओर। यानी कि अगर हम एकल आवेश की बात करें तो ये क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश के लिए पृष्ठ से आरंभ होगी, अनंत पर समाप्त होंगी, और ऋण आवेश के लिए अनंत से प्रारंभ होगी और आवेश के पृष्ठ पर समाप्त होंगी। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप इस तरह से क्षेत्र रेखाओं के आधार पर किसी विद्युत क्षेत्र को दर्शाते हैं तो क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचते हैं, जैसे मान लीजिए एक क्षेत्र रेखा है, इसके बिंदु ए, बी और सी पर मैं क्षेत्र रेखाएं खींच रहा हूं, तो ये हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाएंगी। ठीक है, तो किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। अब जो आपकी क्षेत्र रेखाएं हैं ये अपनी लंबाई की दिशा में संकुचित होने का प्रयास करती हैं। इस कारण आपका विजातीय आवेशों में आपका आकर्षण होता है, जैसे कि हम इस चित्र से समझ सकते हैं। ये लंबाई की दिशा है और ये आपस में संकुचित होने का यहाँ पे प्रयास कर रही हैं। ठीक है, साथ ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपनी लंबाई की लंब दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। इस कारण जो आपके सजातीय आवेश होते हैं उनमें प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, एक समान, क्योंकि अध्ययन की दृष्टि से लिए ये आसान होता है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र को समांतर रेखाओं के द्वारा हम दर्शाते हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं ये समांतर रेखाएं हैं, तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शा रही हैं। अगर आप विद्युत क्षेत्र में
किसी आवेश को या कह लीजिए परीक्षण आवेश को उपस्थित करते हैं, ध्यान रखिए आपका जो सजातीय माफ कीजिएगा, जो धनात्मक आवेश होगा उस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, और जो आपका ऋणावेश होगा उस पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा। ठीक है। और किसी आवेशित चालक के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो स्वरूप होता है वो इस चित्र अनुसार होता है, पृष्ठ के विलंबवत बाहर की ओर दोनों ओर। ठीक है, तो ये आपकी अवस्था जाती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, और यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण ये आपको याद रखना है, उसका सूत्र याद रखना है। छोटे क्वेश्चन के लिए यानी 1 नंबर के अति लघु प्रश्नों के लिए ये पूछा जाता है, इनके सूत्र वगैरह। और आपका लघु प्रश्नों के लिए आपका विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, अक्षीय और निरक्ष। ठीक है, तो हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव की। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जब परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत दो अल्प आवेश या बिंदुवत आवेश, अल्प आवेशों और बिंदुवत आवेशों एक दूसरे से अल्प दूरी पर उपस्थित होते हैं, तो यह निकाय ही क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। दर्शाते हैं इस तरह से कि एक धनात्मक आवेश और प्लस क्यू और दूसरा आपका ऋणात्मक माइनस क्यू, और मध्य की दूरी को हम किससे दर्शा रहे हैं? 2a से दर्शा रहे हैं। तो विद्युत ये कहलाता है आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इसका जो मध्य बिंदु होता है ये द्विध्रुव का केंद्र कहलाता है, और दोनों आवेशों की जो दूरी होती है वो समान होती है, ये मानी जाती है। और विद्युत द्विध्रुव के लिए जो भी दूरियां मापेंगे हम इसके केंद्र से मापते हैं। ठीक है, ये तो परिभाषा हो गई विद्युत द्विध्रुव की। उदाहरण ले सकते हैं, जैसे आपका HCl है, KCl है, NaCl है। ठीक है, तो ये विद्युत द्विध्रुव के उदाहरण हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, और जो पूछा जाता है इसका मात्रक, इसका सूत्र ये आप याद रखेंगे। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि ये दो आवेश हैं समान परिमाण के विपरीत प्रकृति के, दो अल्प बिंदुवत आवेश। इनमें से किसी एक आवेश का परिमाण ले लीजिए और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का जो गुणनफल होता है यही कहलाता है द्विध्रुव आघूर्ण। दर्शाते हैं इसको P वेक्टर से। तो P वेक्टर ये बराबर होता है Q × 2a। ठीक है, मात्रक क्या हो जाएगा? आवेश का मात्रक कूलाम होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो मात्रक इसका होता है कूलाम मीटर। ध्यान रखना ये एक सदिश राशि है P वेक्टर, और दिशा हमेशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होगी। यह आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो इसकी दिशा होगी वो हमेशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होगी। P वेक्टर की दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। CGS जो मात्रक होता है इसका वो डिबाई होता है। ठीक है, और एक डिबाई और कूलाम मीटर में क्या संबंध होता है? तो एक डिबाई ये बराबर होता है 3.3 × 10⁻³ कूलाम मीटर। विमा की बात करें तो इसकी विमा होती है M0 L1 T1 A1। ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष पर और निरक्ष पर, और ये विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे, लघु प्रश्नों में ये आई है और रिपीट भी हुई है। ठीक है, मैं यहाँ पे सीधा सूत्र लिख रहा हूँ। तो मान लीजिए ये आपका द्विध्रुव है। ठीक है, आवेश का परिमाण प्लस माइनस Q, दोनों के मध्य की दूरी 2a, और इसका द्विध्रुव आघूर्ण मान लीजिए इसको मैं दर्शा रहा हूँ P वेक्टर से। इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो P वेक्टर है। तो इसके कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर इसे केंद्र से, क्योंकि सभी दूरी अभी बताया था कि केंद्र से मापी जाएगी, r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी E वेक्टर उससे दर्शाएंगे। E वेक्टर ये बराबर होता है 1/4πε0 2p वेक्टर अपॉन r⁴। ठीक है, इस तरह से हम ज्ञात करते हैं, यानी कि E यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती होगा r⁴ के। इसके बाद हम बात करते हैं निरक्ष अवस्था के लिए। तो निरक्ष के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर ये बराबर होती है 1/4πε0 p/r⁴। ठीक है, तो ये निरक्ष के लिए होता है। अगर हम दोनों में संबंध की बात करें तो E अक्षीय 2 गुना होता है E निरक्ष के, ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना।